आज हमारे सामने हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमू सिंह जी हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के परिणाम पर। तो बिहार चुनाव के परिणाम पर आप क्या सोचते हैं? शिवकांत भाई, हम लोगों ने जब जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पे निश्चित तौर पर एक सार्थक चर्चा देखने और सुनने को मिली है। करंट का मुद्दा है बिहार चुनाव। इसको हम दो रूप में देखने का प्रयास करते हैं। पहला, जिसकी जीत हुई, बीजेपी और नीतीश कुमार, एक चर्चा, एक पार्ट उनका। दूसरी बात करते हैं हारने वालों की। कांग्रेस, तेजस्वी यादव की जो पार्टी हारी, एक चर्चा जरूर इन दोनों के बीच में भी करनी होगी। प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कई दलों को चुनाव लड़ाया और उन्होंने दावा किया कि वो हमारे कारण जीते। उन पर भी चर्चा करना चाहिए। अब देखिए, पहले बात करते हैं हारने वालों की। अगर कांग्रेस, आरजेडी, तेजस्वी यादव अपने भाई को एक नहीं कर पाए। सच है ये? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों भाई दो दिशाओं की तरफ गए, दोनों लड़ते रहे। दोनों की लड़ाई अच्छी नहीं थी। इस बीच में इन दोनों की लड़ाई का फायदा बीजेपी ने भरपूर उठाया। तेजस्वी यादव के भाई को Z+ सुरक्षा भाजपा सरकार प्रदान कर रही है। इसके क्या मायने हैं? इसका क्या मतलब है? ठीक इसी प्रकार आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की लड़ाई का फायदा बीजेपी ने भरपूर उठाया। दो बार सरकार महाराष्ट्र में बन गई, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई। यह सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ होने के बाद आखिर उन दोनों भाइयों को एक होना पड़ा। आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि 2025 का चुनाव गंवाने के बाद 2026 में, 2027 में, 2028 में, भविष्य में तेजस्वी यादव लोगों को भी, दोनों भाइयों को एक होना पड़ सकता है। मजबूरियां उनको लेके आएंगी, लेकिन आज उन्होंने अपने हाथ से सत्ता तो गंवाई दी है। पहला तरीका। राहुल गांधी कांग्रेस को जिस ढंग से ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी उन्हें बहुत तैयारी करने की जरूरत है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से 4 कदम आगे जाकर आपको अपनी सोच को लाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा। बिना उसके आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। अब बीजेपी की तैयारी देखिए। 8 मुख्यमंत्री, 80 मंत्री, 200 सांसद, सिर्फ एक बिहार राज्य के चुनाव में 2 महीने से उतार के रखे हैं प्रचार में। पिछले 2 महीने से इतनी ज्यादा टीम काम कर रही है। ठीक है, हम कांग्रेस से अगर सवाल करें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ड्यूटी कहाँ थी? कमलनाथ ने कितना समय दिया बिहार में? दिग्विजय सिंह ने कितना समय दिया? भूपेश बघेल ने कितना समय दिया? अशोक गहलोत ने कितना समय दिया? और इन लोगों ने जहां समय दिया वहां का रिजल्ट क्या था? बिल्कुल सही बात। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहां थे और उनको कौन गाइड कर रहा था? उनकी ड्यूटी क्या थी? वो कितनी विधानसभा में थे और उन विधानसभाओं के परिणाम क्या निकले? ये सब भी तो देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के एक कदावर नेता हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, अमरपाटन विधायक। उनसे मैंने इस विषय में एक बार इंटरव्यू में अपने पूछा था। वो इंटरव्यू भी मेरे चैनल पे है कि कांग्रेस के पास योजनाकार नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, इतने सीनियर नेता ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये सच है कि कांग्रेस के पास योजनाकार नहीं है।
और बीजेपी के पास बहुत सारी टीम है जो छोटी छोटी विधानसभा नहीं, एक एक विधानसभा की अलग अलग पोलिंग, अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग गांव की योजनाएं बना रहे हैं। 4 गांव की एक जैसी समस्याएं नहीं है, किसी गांव में कोई समस्या है, किसी गांव में कोई समस्या है। वो उस स्तर पर जाकर उस गांव की योजना बना रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को जिताओ, हम आपके गांव की यह समस्या ठीक करेंगे। कांग्रेस के पास क्या है? तो ये कमियां हैं। कांग्रेस बराबरी नहीं कर सकती और कांग्रेस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, एक नई टीम बनानी पड़ेगी। और बीजेपी से जब तक 4 कदम आगे जाकर आप नहीं सोचोगे तो आप बीजेपी से फाइट नहीं कर पाओगे। एक और मुद्दा रहा है, आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले एक सोची समझी रणनीति के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिया गया है। चलिए पहले अपन एक बात पूरी कर लें कि बीजेपी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, चुनाव जीता। कांग्रेस बहुत पीछे सोच के बैठी हुई है। ये 2 सोच के फर्क हैं। 10,000 रुपए और जो पैसे डालने की बात है महिलाओं के खाते में, बीजेपी ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए खाते में डाल के चुनाव जीत लिया। ठीक है, अब 1,000-1,500 में जब चुनाव जीता जा सकता है तो वो 10,000 तक पहुंच गए हैं। इस बात पे भी अगर मैं आऊं तो नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, कोई एक बड़ा स्कैंडल हुआ था सांसदों का या किसी चीज का, मुझे अभी याद नहीं है, छोटी बहुत रकम थी, 2 लाख 5 लाख की। तो नरसिंहा राव ने ये देखा कि यार सांसद जैसी सीट पे बैठा हुआ आदमी 2 लाख 5 लाख में फिसल सकता है, तो क्यों ना हम सांसद निधि ही चालू कर दें। हर सांसद खाओ पियो, विकास करना है विकास करो, खाना पीना है खाओ पियो, सांसद निधि शुरू हो गई। ये नरसिंहा राव की चालू की हुई सांसद निधि है। अब वो बढ़ते बढ़ते 5 लाख से शुरू हुई थी, 5 करोड़ पहुंच गई है। हर साल 5 करोड़ सांसदों को मिलता है। बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। हम लोग, आप लोग, कोई भी सांसद निधि को जाकर एक हिंदुस्तान के अंदर अगर सर्वे किया जाए तो मैं गारंटी लेता हूं कि 100% विकास पर वह पैसा खर्च नहीं होता। दूसरी चीज, जनप्रतिनिधि के हाथ में डायरेक्ट पैसा देने की क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन दिया गया। इसके बाद तो ये ट्रेड चल निकला। सांसद निधि के बाद विधायक निधि, विधायक निधि के बाद कई नगर निगम में पार्षद निधि तक शुरू हो चुकी है। तो ये क्या है? तो मतलब भ्रष्टाचार में चलो साथ मिलकर चलें, हम अकेले क्यों खाएं, सब खाओ, सब शामिल हो जाओ, सब पर दाग लगना चाहिए। यह एक ऐसा प्रयास था। तो जब महिलाओं वाली बात आपने की तो महिला एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला लोगों को कि अक्सर महिलाओं के हाथ में कोई पैसा नहीं देता, पैसा नहीं होता। बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं जिनके हाथ में अब अचानक उनको 10,000 रुपए दिखे तो उनके लिए तो पहले शराब, साड़ी, छोटी छोटी चीजें देकर आदमी चुनाव जीतने का प्रयास करता था, जिसे भ्रष्टाचार के रूप में, रिश्वत के रूप में देखा जाता था। अब तो खुलेआम होने लगा है, और ये खुलेआम कोई पार्टियां अपने जेब से नहीं दे रही हैं। ये तो उठा के सरकार का पैसा, हमारे आपके टैक्स का पैसा, और सीधे खातों में दिया जा रहा है और चुनाव जीता जा रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है? इस चुनाव के पहले यदि पैसा डाला जाता तो क्या चुनाव आयोग की आंखें बंद हैं? देखिए, सबकी आंखें बंद हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा। एक दौर हम लोगों ने इंदिरा गांधी का भी देखा था। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने भी देश में बहुत मनमानी की थी, ऐसे भी आरोप लगे थे। उस समय बैलेट से वोटिंग होती थी, वोटर बाहर खड़े रह जाते थे, अंदर सबके वोट डल जाते थे, तो सब कुछ होता था। एक ये मोदी जी का भी दौर है, ये भी बीत जाएगा। समझिए, एक संदेश जरूर लोगों को देना चाहूंगा कि जो विपक्ष के लोग ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, फॉल्स वोटिंग के आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, तो मैं सुझाव देना चाहता हूं पूरे विपक्षी दल के नेताओं को
कि अगला चुनाव जो भी आए आप चुनाव ही छोड़ दो, मत लड़ो, बहिष्कार कर दो, आप छोड़ दो चुनाव को कि हमको नहीं लड़ना। अकेले बीजेपी खुद चुनाव लड़े और निर्विरोध चुनाव जीत ले। ये भी विश्व पटल पर एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कहां पहुंच गया है। अगर विपक्षी दलों को बहुत दिक्कत है ईवीएम से, नहीं एक्सेप्ट कर, क्यों लड़ रहे हो चुनाव? क्यों ईवीएम में जाके आप चुनाव डलवाते हो, वोट डलवाते हो? छोड़ दो ना एक बार। कोई विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ेगा। जब कोई लड़ेगा ही नहीं तो वो सीधी सरकार बना लेंगे। आज भी बना रहे हैं, कल भी उनकी सरकार बन जाएगी, तो फिर तो बात ही खत्म। इसमें तो चुनाव मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, चुनाव कोई लड़ेगा ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। आज बात चल रही है कि आरजेडी के सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। अरे आप चुनाव क्यों करवा रहे हो? इतनी ज्यादा नौटंकी, इतने ज्यादा चुनाव प्रचार सभाएं, पब्लिक परेशान, वोटिंग में लोग लग रहे हैं, कर्मचारी लग रहे हैं, फिर गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही, ये हो रही, परिणाम रिजल्ट आ रहा। आप छोड़ दो, सब एक दिन में पर्चा डालें और उसी दिन शाम को निर्विरोध अपना सर्टिफिकेट लें और सरकार बना लें। विपक्षी दल छोड़कर एक बार बैठ जाएं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना और हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा विश्व तो देख रहा है ना भारत को, तो लोकतंत्र कहां चला गया, इसका भी तो एक मैसेज जाना चाहिए। आप मेरे चैनल में आए रमू भैया, धन्यवाद आपसे बहुत।